बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोपों से घिरने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। लालू यादव आरजेडी के विधायकों के साथ पटना स्थित अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर मंगलवार को होने वाली गैर एनडीए दलों की मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। इससे पहले वे विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आयोजित मीटिंग से भी दूरी बना चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जेडीयू की ओर से कहा गया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वे पार्टी यूपीए के कैंडिडेट का साथ दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री इन दिनों उनकी तबीयत खराब है। हालांकि उनके चुप्पी में के राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मंगलवार को गैर बीजेपी दलों ने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को लेकर मीटिंग का आयोजन किया है। उस दिन जेडीयू ने अपने विधायकों और सांसदों की पटना में बैठक रखी है। इस बीच रविवार को राजगीर से पटना लौटे नीतीश कुमार ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया। कहा जा रहा है कि वे राजगीर में आराम कर रहे थे। उसी वक्त पटना से वे राजगीर चले गए जब विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार राजधानी पहुंची थी। नीतीश के इस रवैये को विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश को झटका देने वाला माना जा रहा है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस जा सकते हैं, जिससे उन्होंने नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के विरोध में पीछे भी हट गए। इस बीच लालू यादव पर करप्शन के आरोप और उन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन खतरे में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राज्यों के विकास की रफ्तार को तेज करने के कदमों पर चर्चा होगी। राज्य के मुख्य सचिवों, वित्त सचिवों और योजना सचिवों के आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी इन मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही कई मोर्चों की स्थिति पर समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी। पीएम मोदी आज मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के दिन भर चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से राज्यों के बीच क्षेत्रीय संतुलन और असमानता को दूर करने के लिए संयोजन बेहतर हो सकेगा। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवरा इस मौके पर 14वें वित्त आयोग के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण पर प्रेजेंटेशन देंगे। वे सरकार के री इंजीनियरिंग पर भी अपनी बात रखेंगे, जिससे राज्यों की आपूर्ति सुधारी जा सके। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव पर आज उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान वे आशियाना परिसर में बने 10 कमरों वाले नवनिर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। इधर महामहिम के आगमन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देहरादून पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पहले भवन का उद्घाटन करेंगे। अपने 2 घंटे के इस प्रवास के दौरान वे शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों समेत शहर के करीब 100 लोगों के साथ दोपहर के भोज में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी आज हाई पावर कमेटी के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। स्थगन आदेश के लिए दाखिल होने वाली याचिका में उनकी तरफ से पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों का दल आएगा। हाई पावर कमेटी और बाद में कलेक्टर पी दयानंद के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी दल के दिग्गजों के अलावा कांग्रेस शिविर में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। हाई पावर कमेटी के फैसले के बाद राजनीति गरमाई हुई है, जहां कमेटी के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में स्थगन आदेश के लिए दायर याचिका करेंगे। जोगी सुप्रीम कोर्ट के बजाय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जाने की तैयारी में है। इसके लिए आज सुनवाई भी होनी है। मध्य प्रदेश में पेड न्यूज केस में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे देकर अखबारों में अपने पक्ष में खबरें छपवाने के आरोप में चुनाव आयोग की तरफ से अयोग्य घोषित किए गए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। वकीलों की हड़ताल की वजह से दोनों ही पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे। हालात को देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की थी। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना है, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। हाईकोर्ट इस मामले में आज फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज बोनस अंक देने के विवाद पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को आईआईटी और एनआईटी में होने वाली काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने यह अंतरिम आदेश बोनस अंक देने के खिलाफ ऐश्वर्या अग्रवाल की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इन संस्थानों में दाखिला ले चुके 30,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पीठ ने कहा कि जब तक बोनस अंक देने की वैधता के बारे में फैसला नहीं किया जाता तब तक दाखिला ले चुके छात्रों का भविष्य अधर में ही रहेगा। पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं और IIT JEE 2017 की रैंक लिस्ट और परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने की चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी है। सेना में मिलने वाले खराब खाने की स्थिति को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश गीता मित्तल और अनु मल्होत्रा के बेंच के अंदर हुई थी। इस मामले को न्यायाधीश विनोद गोयल अब देखेंगे, जहां पर मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस गोयल ने आज की तारीख तय की है। अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप असम में तैनात जवान ने आरोप लगाया था कि जब से उसने खराब खाने की शिकायत की है तब से उसे अधिकारी वर्ग परेशान कर रहा है। जवान के अधिवक्ता ने जवान के बारे में कोई जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। सेना में खाने परोसे जाने की स्थिति का मामला सामने आया था, जहां पर जनवरी में BSF जवान ने सोशल मीडिया पर खाने की स्थिति को लेकर एक वीडियो जारी किया था। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई को पैरामिलिट्री फोर्स ने बेबुनियाद बताया था। फेसबुक वीडियो में BSF जवान तेज बहादुर ने उन्हें खाने में मिली दाल और रोटी की खराब स्थिति को दिखाया था। बहादुर सिंह ने कहा था कि हमें जिस तरह का खाना मिलता है इससे ना तो हमारा पेट भरता है और अक्सर हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। यूपी सचिवालय के पंचम तल में एंट्री पर रोक हटा दी गई है। एपीए ने आदेश पर रोक की खबर चलाई थी और इस पर विशेष चर्चा भी की थी। खबर चलाने के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया। अब एनेक्सी भवन के पंचम तल में एंट्री के लिए डेली पास नहीं बनवाने होंगे। प्रमुख सचिव सूचना के हवाले से यह खबर है। आपको बता दें कि लखनऊ स्थित एनेक्सी भवन के पंचम तल पर पूर्व मंत्री और विधायकों की एंट्री को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक साथ ही साथ पूर्व सांसद बिना डेली पास के पंचम तल पर नहीं जा सकते थे। पंचम तल के लिए जारी 2017 की नई नीति में जिन लोगों को बिना डेली पास के पंचम तल जाने की छूट है, उनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों का जिक्र नहीं था। पिछली सरकार में पूर्व मंत्री और विधायकों का प्रवेश सामान्य था। राजधानी लखनऊ की विशेष कोर्ट आज अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ रेप मामले में आरोप तय करेगी। गायत्री के वकील के निवेदन पर कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। इस मामले में सीओ ने 824 पेज का आरोप पत्र पेश किया था। सीओ राधेश्याम राय के नेतृत्व में इस मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम ने गायत्री प्रजापति, इनके गनर चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश, अशोक तिवारी, विकास वर्मा, अमरिंदर सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। 18 फरवरी 2017 को गौतमपल्ली थाने में रेप की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जांच में खुलासा हुआ था कि गायत्री को जमानत देने के लिए 10 करोड़ रुपए की डील की गई थी। यह खुलासा तब हुआ जब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DB भोसले ने गायत्री को जमानत दिए जाने के लिए जांच समिति गठित की थी। ताजनगरी आगरा में गैंगरेप पीड़ित से CM योगी को ट्वीट कर उसने मदद की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि न्याय दिलवाई या फिर इच्छा मृत्यु दे दी जाए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इधर पीड़ित ने एक दरोगा पर भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने SC आयोग के चेयरमैन से भी गुहार लगाई है। थाने भी जा चुकी हूँ और शहीदनगर पुलिस चौकी पे भी गई थी। वहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की गई है। दरोगा ने मेरे से रूम पे मिलने के लिए बोला था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं CO सर को दे चुकी हूँ। मेडिकल के लिए भी मैंने कई बार चक्कर काटे, तब जाके मेरा मेडिकल कराया गया है। मेडिकल हो चुका है और बयान भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी तरफ से कार्यवाही करवाता हूँ। कार्यवाही नहीं होती तो मुझे इच्छा मृत्यु की ये बोल दे, मतलब परमिशन दे दी जाए। कोई सुनवाई नहीं हो रही, भगा दिया जाता है मुझे। जिसकी सिकंदरा थाने में FIR हुई है, CO लोहा मंडी से CO हरि पर्वत से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यदि कोई कठिनाई आएगी तो मुझे कमीशन के चेयरमैन के नाते प्रार्थना पत्र मिला है, मैं उस स्तर पर भी कार्रवाई करूं।
मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में क्षेत्र के पार्षद आरिफ गाजी और उसके साथी शादाब पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग की है, जहां पर गोली लगने से पार्षद और शादाब बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनंद फानंद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्षद को यहां मृत घोषित कर दिया गया। इधर उसके साथी शादाब को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगरा में दरोगा की दबंगई से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दरोगा पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में अपनी पिस्टल निकालकर हवा में लहराते हुए एक फैमिली रेस्टोरेंट में खूब दबंगई की। दरअसल पूरी घटना क्रम थाना सदर क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का है, जहां सदर बाजार स्थित एक फैमिली रेस्टोरेंट पर मौजूद लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने नशे की हालत में रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। जरा सी कहा सुनी पर पिस्टल निकाल ली, लेकिन ज्यादा नशे की हालत में होने की वजह से उसके हाथ से पिस्टल गिर गई। इस दबंग व्यक्ति को काबू में करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि नशे की हालत में खुलेआम हवा हथियार लहराने वाला व्यक्ति का नाम लालता प्रसाद दाऊ है, जो आगरा में ही पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात है। फिलहाल थाना जगदीशपुर की चौकी अवधपुरी का इंचार्ज भी है। क्षेत्रीय पुलिस ने दरोगा और वहां मौजूद भीड़ को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन तब तक दरोगा की दबंगई की तस्वीरें लोगों के मोबाइल में कैद हो चुकी थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग दरोगा भीड़ से उलझ रहा है। वे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की भी एक नहीं सुनता है। बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग की महिला प्रोफेसर ने अपने विभागाध्यक्ष के ऊपर अब उनके साथ अभद्र बर्ताव करने और फिर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिला प्रोफेसर ने कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कुमार पंकज के खिलाफ लंका थाने में तहरीर देकर प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रोफेसर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के मीडिया में सामने आने के बाद उसका खंडन किया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर शोभा नार्लिकर, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, इससे पहले अपने विभागाध्यक्ष के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा चुकी हैं। अब जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। इधर महिला प्रोफेसर ने एफआईआर कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी है। मथुरा में चल रहे विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में राधा कुंड क्षेत्र के अंतर्गत छोटी परिक्रमा में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। दरअसल महिला ने वहां चल रहे भंडारे और प्याऊ को बंद करा दिया, साथ ही तोड़फोड़ कर भंडारे का सामान फैला दिया। महिला ने वहां परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर भी फेंके। पुलिस भी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा बंद नहीं करवा सकी। काफी समय बाद जब स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, तब जाकर पुलिस इस मामले को शांत करा सकी। महिला फोर्स भेजकर महिला को गाड़ी में बैठाकर गोवर्धन थाने भिजवाया गया। महिला ने बताया कि वे वहां पर 5 दिन से परिक्रमा कर रही है और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, मारपीट भी की गई। उसे बंधक बनाकर महिला अपने हाथों पर जख्म भी दिखा रही है। यहीं आ गई है और पैसा मांग रही है। आप कहाँ से हैं? हम साहब भरतपुर से हैं और प्याऊ रिश्तेदार की लगी हुई है। अच्छा, हम इसलिए हम कब से लगी हुई है प्याऊ आपकी? 5 दिन हो गए। आज क्या किया है इस महिला ने? क्या और हमारा सामान तोड़ दिया, बेसन, कुर्सी, प्याऊ की ईंटें, मक्का फल्ला, सामान से। कितने बजे से कर रही है ये महिला? ये 5 बजे आई है साहब। आज सुबह? हाँ, 5 बजे आई है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक। इलाहाबाद में जीटी रोड इलाहाबाद बैंक के पास चलती मारुति वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये वैन धूमनगंज की तरफ से आ रही थी। आग की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रायबरेली जिले में भी हालात बेहद खराब हैं। सबसे बदतर हालत स्कूलों की है, जहां पर स्कूलों में पानी भर चुका है। महाराजगंज में बरगदवा थाना क्षेत्र के छितवनिया के पास महाम नदी पर 20 मीटर तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, जिससे कई किसान चिंतित हैं। गांवों में पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस
साल पूरे मानसून सीजन के दौरान भले ही सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की गई हो, लेकिन अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका है। खासकर आज और कल भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश में भी 11 जुलाई को कुछ एक जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर में आसाम और मेघालय के लिए 8 से 10 जुलाई के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया था। मणिपुर में बाढ़ से जनता हलकान है। सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी हैं, टूट चुकी हैं। लोग पीने के पानी और भोजन के लिए परेशान हैं। भूख से बच्चों का बुरा हाल है। इधर सूबे की सबसे बड़ी इंफॉल नदी और इरिल नदी पानी से उफान रही है। इस दौरान जनता की परेशानियां और बाहर राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सूबे के CM बीरेन्द्र सिंह इंफॉल गिरी रोड के सेनम इलाके में पहुंचे। राजधानी इंफॉल से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस दौरान पानी की तेज धार में CM बीरेन्द्र सिंह की कार तक बह गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते चुस्ती दिखाई और कार नदी की तेज धार से बाहर निकाल ली। राजस्थान सरकार में देवस्थान विभाग के मंत्री राजकुमार रिणवा अपने एक विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इसमें उन्होंने कुछ नेताओं के लिए गाली का इस्तेमाल किया और यहां तक कह डाला कि ऐसे नेताओं की बोटी काट देना चाहिए, उन्हें 5 मिनट में खत्म कर देना चाहिए और ऐसा करने वालों पर केस भी नहीं चलना चाहिए। दरअसल राजकुमार रिणवा रविवार को सीकर जिले के कोलिड़ा गांव में शहीद केशर देव प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। वो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वालों पर जो स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, मैं संविधान की तरफ देखता करता हूँ कि इस संविधान में ऐसे नियम बनाए जाए कि उनकी बोटी काट दे जीप से। इस तरह के कमीने अपने वो 50 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति जो स्टेटमेंट देते हैं वो कि उनका गुप्तांग काट देना अच्छी बात है। कि इस कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो जिंदा छोड़ता है। संविधान में ऐसा कानून बना चाहिए। इस तरह के नेता जो स्टेटमेंट उन्हें 5 मिनट के अंदर खत्म करें, केस भी नहीं। झारखंड में इन दिनों बीजेपी और JMM आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के नेताओं पर, विधायकों पर आरोप लगाते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। वहीं JMM ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इन आरोपों को गलत बताया, साथ ही इसे चुनावी स्टंट भी करार दिया। बिहार के रोहतास जिले में अलग अलग 4 जगहों पर वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। काराकाट के औदानी में खेत में काम कर रहे 2 मजदूरों की भी मौत हुई है। इधर काराकाट के ही दहियारी में आकाशी बिजली ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। इसके अलावा राजपुर के एक 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। पुलिस ने सभी शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेतीबाड़ी का काम था, अपना खेत में हल जोतवा रहे थे, उसी समय आकाश से बिजली तड़का और उसमें 2-3 लोग और घायल हुए और एक आदमी का स्पॉट पर ही डेथ हो गया। जिला में कितना हुआ है आपको क्या जानते हैं? 4 घटना हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में वेना नदी के बांध पर पिकनिक मनाने गए 8 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक नाव पर सवार होकर सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया। नाव पलट गई, जहां पर नाव में कुल 11 लोग सवार थे। हालांकि इनमें से 3 को तैरना आता था, जो कि बाहर निकल आए। 8 की जल समाधि वहीं बन गई। पुलिस विभाग ने गोताखोरों की मदद से शव ढूंढने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन देर रात तक 3 ही युवकों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मृतकों में राहुल जाधव, हिंगना निवासी अंकित अरुण और उसके कई दोस्त शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 11 युवकों में से किसी एक जन्मदिन होने की वजह से यहां पर सभी लोग रविवार को पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। सभी गौंडखेरी के पास वेना नदी में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। शाम 5:30 बजे के करीब सभी ने भोजन किया था और उसके बाद कुछ युवक किनारे पर नहाने चले गए। कुछ मछली पकड़ रहे थे। युवकों ने एक नाव में सवार होकर नदी में जाने का फैसला किया। किनारे से काफी दूर तक जाने के बाद ये लोग नाव में ही सेल्फी लेने लगे। ग्रुप सेल्फी लेते समय नाव एक तरफ हो गई, जहां पर वजन बढ़ने की वजह से नाव पलट गई। जो लोग तैर सकते थे वो बचने में कामयाब रहे, जबकि बाकी लोग वहां डूब गए।
देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव के पूजन का महीना यानी कि सावन आज से शुरू हो चुका है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज 15वें साल बाद एक अनूठे संयोग बन रहे हैं। इसके तहत महीने का पहला और आखिरी दिन सोमवार होगा। इस संयोग से सावन महीना सभी के लिए विशेष फलदायी होगा। सावन आज से शुरू होकर 7 अगस्त तक रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के योग संयोग के साथ ही सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही यह सावन महीना पूरा हो रहा है। इससे भगवान भोलेनाथ के विशेष कृपा भक्तों को मिलेगी। इस माह शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। साथ ही कांवड़ियों की टोलियां भी यहां से निकलेंगी। सावन के 3 सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इधर ज्योतिषाचार्यों ने यह भी बताया कि सर्वार्थ सिद्ध योग बेहद फलदायी होता है। ये योग अपने आप में पूरी तरह से शुभ होता है। वाराणसी में सोमवार को शुरू हुए सावन महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी शिव भक्तों के सैलाब से पटी हुई है। पूरी काशी में चारों तरफ सिर्फ बोल बम के नारे ही सुनाई दे रहे हैं। मंदिर को जाने वाले रास्तों पर सिर्फ केसरिया ही केसरिया नजारा आपको दिखेगा। प्रशासन ने शिव भक्तों के दर्शन पूजन के लिए पूरे मार्ग पर रेड कार्पेट भी बिछा दिया है। इस साल सोमवार से शुरू हुए सावन महीने का बेहद खास संयोग माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार सावन में पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। पहले यहाँ की स्थिति देखी थी और तब से अब में क्या परिवर्तन है ये सबको दिख रहा है। पूरे जहाँ पे मार्ग खुदे हुए बिजली विभाग के द्वारा उनको पूरा लेवल करा दिया गया है और उसको और बेहतर करने के लिए इस बार उस पर कारपेट भी बिछाई गई है, जिससे कांवड़ियों के पैर में किसी भी प्रकार का कोई ककड़ी, ईंट या कोई पदार्थ न गड़ पाए। और देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। आउटर पार्ट्स में भी हम लोगों ने यातायात प्रबंधन के लिए पूरी व्यवस्था की है और इस व्यवस्था में देखा है कि कोई अगर बीमार व्यक्ति है, कोई एम्बुलेंस है, तो उसके मूवमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सभी सुझाव किया गया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मिनी काशी कहे जाने वाले कानपुर के पर्वत तट पर 2.5 लाख से ज्यादा भक्त आज भगवान आनंदेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के यहां पहुंचने के कारण पुलिस ने इनपुट के आधार पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। भक्त मानते हैं कि यहां स्थापित शिवलिंग स्वतः पाताल से धरती पर प्रकट हुआ था। गंगा जी के परमठ घाट पर इसे अति प्राचीन शिव मंदिर में रात 2 बजे भक्तों की कतार लगती है। साथ ही भोर काल में पट खुलने से 1 लाख लोग कतार में होते हैं। सावन के मौके पर गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज सुबह से ही भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग दूर दूर से शिव जी को जल अर्पित करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में रावण ने शिव जी के चरणों में पूजा के फूल अर्पित किए थे। साथ ही रावण के पिता ने भी प्राचीन काल में यहाँ पूजा की थी। देश के 8 सिद्ध मठों में से एक ये मठ है। इधर सावन के पहले सोमवार को हजारों भक्तों ने यहाँ जल अर्पित किया। आपको बता दें कि देश के 8 सिद्ध मठों में से ये एक मठ है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए इंटरव्यू आज मुंबई में होना है। कोच का चुनाव करने वाले क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय कोच पद की दौड़ में टीम के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री, पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, टॉम मूडी, लालचंद राजपूत, रिचर्ड पाइबस, डोरा गणेश और वेंकटेश प्रसाद शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अनिल कुंबले ने टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 1 साल का था। हालांकि वेस्टइंडीज के दौरे को देखते हुए इनके कार्यकाल का विस्तार भी दिया गया था। कुंबले ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद कप्तान विराट कोहली से मनमुटाव की बात कबूली थी और उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले ही कुंबले का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोच पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। कुंबले को मौजूदा कोच का फायदा मिला था, जिससे उन्हें सीधे प्रवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि इस्तीफा देने के बाद कुंबले कोच के पद की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।